गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसका क्लास टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं वेडनेसडे को ग्रुप में टाइम टेबल आ जाएगा आज, तो आप जरूर उस टेस्ट को देना। और बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कल की क्लास में हमने बायो जियो केमिकल साइकिल्स के टॉपिक को कवर अप किया था और आज मैं दो नए टॉपिक उन्हीं के आगे के हैं वो करवा के फिर अपन जो परसों की क्लास में जो टॉपिक चल रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक तो आपको समझाऊंगा बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तो ये बताना है आपको, ठीक है। और इससे रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो हमने ये क्लास टेस्ट के लिए कंप्लीट चैप्टर दिया है बेटा, है ना, जिससे तैयारी हो जाए आपकी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और एक है बच्चों ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। ध्यान से देखिए बच्चों, प्लांट्स को भी प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स में ऐसा भी अधिकतर कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनको अगर प्रॉपर टेम्परेचर या हीट ना मिले तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, उनमें ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो कोल्ड रीजन्स हैं, जो ठंडे एरियाज हैं, जहां पर प्रॉपर सनलाइट नहीं गिरती या ठंडक रहती है, तो वहां पर जो फार्मर्स हैं वो ग्लास के हाउसेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लास हाउसेस बनाते हैं और उनके अंदर प्लांट को ग्रो करवाते हैं। तो उनका बेनिफिट ये रहता है कि जो सनलाइट से जो हीट आती है, सनलाइट आती है तो वो उन ग्लास हाउसेस के अंदर आ जाती है, लेकिन जो हीट का रिफ्लेक्शन होता है, जो हीट है वापस से बाहर नहीं निकल पाती है, एस्केप नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से उन ग्लास हाउस में हीट है वो रिटेन करती है और वहां का टेम्परेचर वार्म रहता है। और ग्लास हाउस के अंदर टेम्परेचर वार्म होने से, सही होने से जो है प्लांट्स को प्रॉपर जो है टेम्परेचर मिलता है और वहां पर जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो फ्लावरिंग भी करते हैं, ग्रो भी होते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, हो रहा है। क्या होता है कि जैसे जैसे अभी पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है बच्चों, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक लेयर बन गई है, एक जैकेट बन गई है, ब्लैंकेट बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मैथेन है, और भी कई गैसेस हैं जिनका एक जैकेट या ब्लैंकेट बन गया है एनवायरनमेंट के अंदर। तो सन से जो हीट आती है वो आ तो जाती है, जो एक्स्ट्रा हीट है जो वापस से रिफ्लेक्ट होके जानी चाहिए, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन वगैरह की लेयर की वजह से बाहर नहीं निकल पाती है। और यही कारण हो रहा है कि जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो हर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना, इंक्रीज होना, इसे इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो पॉल्यूटेड जो गैसेस हैं, मैथेन वगैरह हैं, उनके जैकेट की वजह से सनलाइट, सन से जो हीट आती है वो अर्थ पर आ तो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा हीट वापस से एस्केप नहीं हो रही है, निकल नहीं रही है, और वो रिटेन रह रही है अर्थ के ऊपर। और इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसी को नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री तक, ठीक है। इसका नुकसान क्या है? इसका हार्म ये है बच्चों के जो ग्लेशियर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जहां पर जो पानी है बर्फ के रूप में, आइस के रूप में जमा हुआ है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसकी वजह से जो समुद्रों का जो पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, राइज होता जा रहा है। इससे क्या होगा? आने वाले टाइम में जो सी एरियाज है,
समुद्रों के आसपास के जो सिटीज हैं वो डूब सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं। साथ ही साथ क्लाइमेटिक डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है ना। तो ये हार्मफुल एस्पेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ओजोन डिप्लीशन। मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर 4 लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है इसके अंदर ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला है बच्चों O3। ओजोन का क्या फॉर्मूला है? O3 है, ठीक है। जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला है O2। एलिमेंटल फॉर्मूला क्या है? O2 है। बच्चों ये जो O3 है ये लगातार बनता है। कैसे बनता है? O2 और फ्री ऑक्सीजन एटम के कंबाइन होने से O3 बनता है। क्या बनता है? O3 बनता है। और ये कैसे पॉसिबल होता है? सनलाइट से जो सनरेज आती हैं उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज होती है। क्या होती है? अल्ट्रावायलेट, यूवी, जिसे हम यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होता है, 2 ऑक्सीजन के एटम बन जाते हैं, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के एटम बन जाते हैं। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? O3 बनाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि ओजोन के बनने में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज हो जाता है। और यही कारण है कि सनलाइट से जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो अर्थ तक नहीं आ पाती हैं और हम सेफ रहते हैं, एनिमल सेफ रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आ रही है कि जैसे से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और एसी एंड फ्रिज, एयर कंडीशन एंड फ्रिज का यूज बढ़ता जा रहा है। फ्रिज का तो है ही, और एसी का यूज अभी इन दिनों में ज्यादा बढ़ गया है। तो इनसे बच्चों हार्मफुल गैसेस निकलती है जिनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर जितना ज्यादा एसी का यूज होगा, सीएफसी उतनी ज्यादा निकलेगी। तो ये गैसेस ऊपर जाकर जो है, ये जो ओजोन बनने का जो प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वो कम होता जा रहा है, नया ओजोन बन नहीं रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद होना शुरू हो गया है। और ये होल बनना 1980 में ही हो गया था शुरू। 1980 में बढ़ा, फिर 85 में और बढ़ गया, 1990 में और बढ़ गया, और अभी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा डाउट है कि आने वाले 50 इयर्स या 100 इयर्स के अंदर क्या होगा कि ये ओजोन का जो होल है ये बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, 100 साल बाद क्या कंडीशन रहेगी कि सनलाइट के अंदर जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी। तो इससे स्किन कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब यहाँ क्या है कि ओजोन की लेयर के अंदर होल होना, ओजोन की जो लेयर है उसमें ओजोन की गैस का कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट कम होना, डिक्रीज होना, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो हैंड रेज कर दो आप। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं रेन और फिर एयर पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है जो वापस चैप्टर के मिड से मैं ले रहा हूं, रेन। रेनिंग कैसे होती है बच्चों? बच्चों जब कभी भी, जब गर्मी तेज पड़ती है, सनलाइट तेज गिरती है, तो जो वाटर बॉडीज है वहां का जो पानी है वो वेपोराइज होता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ऊपर एयर में जाना स्टार्ट हो जाता है, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। इसके अलावा हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस बन जाते हैं। कैसे कि उन डस्ट पार्टिकल के चारों ओर वाटर वेपर इकट्ठी हो जाती है, तो वो न्यूक्लियस कहलाता है उस कंडीशन में। अब ये जो वाटर वेपर है डस्ट पार्टिकल के साथ में हवा में ऊपर जाती रहती है, जैसे से ऊपर जाती है तो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, और एकदम काफी ऊपर जाने पर क्या है, टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है। उसके बाद में ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की जो वेपर है ये एग्रीगेट हो जाती है और क्लाउड बना लेती है। क्या बना लेती है? क्लाउड बना लेती है। और जब ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाती हैं
तो फिर ये रेन के फॉर्म में गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ऊपर क्लाउड्स जब बनते हैं, तो फिर ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होके जो है और ज्यादा कंडेंस होके वाटर वेपर के जो है वाटर ड्रॉपलेट में तो कन्वर्ट होती है, साथ ही साथ ये स्लिट के रूप में, हेल के रूप में, ओलो के रूप में ये कन्वर्ट हो सकती है। तो ओलो के रूप में कई बार ऐसी बारिश होती है कि उनके साथ में स्लिट या हेल जो है गिरते हैं। और इसके अलावा जो ठंडे इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, वहां पर तो स्नोफॉल भी होता है, तो वो स्नो के रूप में वो गिरती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रेन का जो है कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लेते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। कॉमन पॉल्यूटेंट्स, कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर। इसमें फर्स्ट पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैटर। सेकंड, सेकंड है गैसियस पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट्स हो गया। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन में फर्स्ट नेचुरल सोर्सेज, सेकंड, सेकंड है बच्चों मैन मेड, मैन मेड सोर्सेज, फिर है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सेकेंड है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। थर्ड, थर्ड है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। फिफ्थ है, फोर्थ है बच्चों एसिड रेन, एसिड रेन। एंड फिफ्थ है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग।
एंड सिक्स्थ है स्मोक। यस, अब बच्चों एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है बच्चों? आपको पता है एयर का एक फिक्स कॉम्पोजिशन है। एयर का एक फिक्स कॉम्पोजिशन है। ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 78% है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर है, ये सब है। जब एयर के कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है, उनमें कोई और हार्मफुल गैस ऐड हो जाती है, या कोई पॉल्यूटेंट ऐड हो जाता है, या कोई पार्टिकुलेट मैटर ऐड हो जाता है, तो उस कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर के मिक्सचर में कुछ चेंज आना, केमिकल चेंज आ जाना, या कोई फिजिकल चेंज आ जाना, तो इसे हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड लेते हैं कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ द एयर। बच्चों एयर के कॉमन पॉल्यूटेंट दो टाइप के हैं। एक तो है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में कौन कौन से हैं? जैसे कि डस्ट पार्टिकल, शूट, शूट कहते हैं कालिक को। जब कोई लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह जलता है तो वो जो कालिक होती है उसे शूट कहते हैं। स्मोक यानी कि धुआं, फ्लाई एश, राख, ये सब क्या है? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है या मैटर है, ठीक है। इन्हें हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। सेकंड है बच्चों गैसियस पॉल्यूटेंट्स। गैसियस पॉल्यूटेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन, अमोनिया। तो ये जो गैसेज है बच्चों, ये एयर को पॉल्यूट करती है। इनका अगर अमाउंट बढ़ जाए तो नेचुरली ये डिस्टर्ब करती हैं एयर के कॉम्पोजिशन को, और उनमें चेंजेस लाती हैं, और इसका हार्मफुल इफेक्ट एनिमल्स पर, ह्यूमन बीइंग्स पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल सोर्सेज, यानी कि नेचुरली मान लो कोई फॉरेस्ट फायर लग रही है, ठीक है, या कोई सडन एक्सप्लोजन हो गया है, या कोई भी नेचुरली कुछ भी ऐसा कोई आपदा आई है और उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसे हम नेचुरल सोर्सेज में काउंट करेंगे। और एक होता है मैन मेड सोर्सेज। मैन मेड में जैसे व्हीकल्स को हम यूज करते हैं, तो उनकी अगर रेगुलर सर्विसिंग वगैरह ना करें, तो जो हमारी गाड़ियां हैं उनसे जो धुआं निकलता है, तो उसमें भी हार्मफुल गैसेज होती हैं। अगर प्रॉपरली हम मेंटेन कर रहे हैं तो धुआं कम रिलीज होता है उसमें। और जो इंडस्ट्रीज है वहां पर जब मशीनें चलती है तो वहां से भी धुआं वगैरह निकलता है। इंडस्ट्रीज से हार्मफुल केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, उनसे भी जो है हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो एयर का पॉल्यूशन होता है। तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्सेज हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स में देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेचुरली बच्चों आप दिल्ली में देखिए, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में, बड़े शहरों में, तो वहां पर ना एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ज्यादा होने लगे। ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, लंग्स में फाइब्रोसिस डिजीज है। तो एयर के पॉल्यूशन होने पर क्या होता है कि मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो है वो दिक्कतें आती हैं। इतनी सारी डिजीजेस मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो माइंस में जो वर्कर्स वर्क करते हैं, तो वहां क्या पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा है, तो उनसे क्या होता है, उनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, लंग्स इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है, सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, तो ये सब बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, फिर लेते हैं सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन, बच्चों ध्यान रखना, हम जब इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन ब्लड में लंग्स तक आती है, फिर लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है। जितनी भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो उसका जो 97% पार्ट है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है, और जो 3% पार्ट है ऑक्सीजन का वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आ गई बात आपकी? लेकिन ध्यान रखना बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, इसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपेयर में हीमोग्लोबिन के साथ में। तो क्या होता है, जब कभी एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा है हीमोग्लोबिन के साथ में,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे ब्लड में घुल जाती है, हीमोग्लोबिन से बंध जाती है, ऑक्सीजन नहीं बन पाती है, हमें सफोकेशन होने लगता है, दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और दम घुटने से डेथ भी हो सकती है। तो ये कब होता है कि कई बार क्या होता है कि ये जो मजदूर तबके के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नाइट में ये सर्दियों के दिनों में जब घर आते हैं तो अपने रूम में क्या करते हैं, सिगड़ी वगैरह कोयला वगैरह जला के कोशिश करते हैं कि थोड़ा गर्म हो जाए रूम। और वहां वो गलती करते हैं कि जो ये इस तरीके से अनबर्न्ड या कम जलते हुए जो खीरे होते हैं या कोयले होते हैं, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और कई बार ये गलती हो जाती है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो अपने कमरे को एनक्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो रात भर में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि रात भर में कमरा बंद है, उन्होंने सिगड़ी या कोयला जला रखा है, वहां से वो कोयले से गैस निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वो सांस के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर लिए जा रहे हैं। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सेल्स बॉडी को, सेल्स को, तो रात भर में दम घुटने से, सफोकेशन होने से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक है ना? तो ये चीज है। आजकल हालांकि ऐसा नहीं, आजकल तो क्या हीटर वगैरह जलाते हैं लोग सर्दियों के दिनों में, तो उससे वो कोशिश करते हैं कि सर्दी कम लगे, है ना? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहलाती है। नेक्स्ट लेते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बच्चों, एयर पॉल्यूशन होने से, एयर के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने से, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एसी और फ्रिज से निकलती है, तो ये ऊपर जाके ओजोन की लेयर में डिप्लीशन कर रही है, ओजोन को कम कर रही है, इसी को हम ओजोन का डिप्लीशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एसिड रेन। एसिड रेन क्या है बच्चों? जो बड़े सिटीज होते हैं, तो वहां पर जैसे कि मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस ज्यादा है। तो जब ये गैसेस ऊपर जाती है और जब बारिश होती है, जैसे मुंबई में 3 मंथ तक लगातार रेनिंग होती है गर्मियों के दिनों में, तेज बारिश, क्योंकि वहीं पर बादल बनते हैं, वहीं पर बारिश होती है, तो 3 मंथ तक लगातार बारिश चलती है वहां पर। तो जब बारिश का पानी गिरता है, तो आपको मैं बता दूं, पानी का फॉर्मूला है H2O, और मान लो इनकी रिएक्शन हो रही है किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे हो रही है रिएक्शन? सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एयर के अंदर है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में। तो सब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है, तो क्या बन गया? H2SO3 बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। तो ये क्या है? एसिड ही तो है। तो बारिश के पानी के साथ में ये गैसेस मिक्स कर ओके एसिड बना लेती हैं, और फिर वो एसिड के साथ में रेनिंग होती है। तो ऐसी रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। इससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, हमारी स्किन को नुकसान हो सकता है, वेजिटेशन है वो भी अफेक्ट होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मैंने अभी बताया था कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का अमाउंट बढ़ने पर क्या हो रहा है कि एक ब्लैंकेट या जैकेट बन गई है। तो जो सनलाइट की हीट आती है वो आ तो जाती है, एक्स्ट्रा हीट बाहर नहीं निकल पाती है, एस्केप नहीं हो पाती है। और डे बाय डे हर साल क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों स्मॉग। स्मॉग क्या है? मैं आगरा गया था 2-3 साल पहले, आगरा गया था, दिल्ली में भी मैंने सुना है कि सर्दियों के दिनों में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो धुंध है वो तो है ही, कोहरा तो है ही। तो जो धुंध है, जो वाटर वेपर का जो धुंध का पार्ट है वो, और जो हार्मफुल गैसेज है, जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड एयर है, उनके मिक्स होने से क्या बन जाता है? स्मॉग बन जाता है। तो स्मॉग बनने से क्या है कि मैंने आगरा में देखा, जब मैं गया 2-3 साल पहले, दिसंबर में गया था, तो मैंने वहां देखा कि मुझे 1-2 बजे तक वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब एकदम स्मोक छाया हुआ है चारों तरफ, कुछ भी नहीं। तो ताजमहल देख रहे थे, ताजमहल दिखाई नहीं दे रहा था। 1-2 बजे जाके थोड़ा सा वो हटा, और फिर ताजमहल की जो रियल है पिक्चर वो नजर आने लगी। तो ये मैंने प्रॉब्लम वहां देखी। तो नेचुरली वहां पर फिर जो लोग रहते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, अस्थमा की दिक्कत है, तो उनको वहां ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है या आती होगी। ठीक है, तो ये बच्चों हार्मफुल इफेक्ट्स थे एयर पॉल्यूशन के। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, उसके बाद में डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, फिर है एसिड रेन, फिर है ग्लोबल वार्मिंग, और फिर है स्मॉग। तो बेटा एक बार हैंड रेज करते हैं अगर आपको समझ में आ गया है।
बच्ची थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी?